नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम उठा रहे हैं वो सवाल जिसका सरोकार है देश के हर रियल एस्टेट कंज्यूमर से। जिस कानून को एक वक्त रियल एस्टेट कंज्यूमर्स की ताकत माना जा रहा था, आज वो कानून ज्यादातर मामलों में एक मजाक सा दिख रहा है। हमारा इशारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा की तरफ, जिसके ड्राफ्ट में हर राज्य सरकार ने मनमर्जी से बदलाव कर दिए हैं और कंज्यूमर बस कानूनी दांवपेच पर उलझे हुए से दिख रहे हैं। आज हालात यह है कि शायद ही देश का कोई राज्य पूरी तरह से रेरा के कानून को लागू कर पाया है। मुश्किल से 8 राज्य रेरा की वेबसाइट के साथ तैयार हैं, तो कोई राज्य अंतिम तारीख के 5 दिन पहले वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। हमारा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारों की लापरवाही कहें या बेपरवाही जिसने रेरा को कंज्यूमर्स के हाथ की ताकत बनने से रोक दिया है? क्या इसके पीछे बिल्डरों की मजबूत लॉबी का हाथ है? और क्या कभी इस देश में रियल एस्टेट कंज्यूमर्स की सुनवाई हो भी पाएगी? हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, जिनमें आज शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वैभव गग्गर साहब, रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब और रियल एस्टेट कंज्यूमर एक्टिविस्ट आलोक कुमार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो ऐसे कंज्यूमर जिन्होंने रेरा से उम्मीदें तो बहुत बांधी थी, लेकिन उन पर अब पानी फिरता दिख रहा है। ये दो कंज्यूमर हैं हैदराबाद के अलायंस ग्रुप के फ्लैट ओनर आलोक शुक्ला और नोएडा में आम्रपाली ग्रुप की कंज्यूमर श्वेता भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेंकट राव साहब, शुरुआत आपसे। 1 तारीख या 31 जुलाई वो डेडलाइन थी जब रेरा को पूरे देश में लागू हो जाना था। अब तक हम देख रहे हैं कि हाथ पे गिन ले, उंगलियों पे गिन ले इतने राज्यों ने वेबसाइट तैयार की है, वो भी आधी अधूरी सी। अंतरिम रेगुलेटर कहीं जगह अपॉइंट हुए हैं। कुछ राज्यों ने महज चंद दिन पहले वेबसाइट को लॉन्च किया है। गोवा जैसे राज्य ने एक्सटेंशन दे दिया है 3 महीने का, क्योंकि नियम ही नोटिफाई नहीं हो पाए हैं। सिर्फ 23 स्टेट ऐसे हैं जहां कुल मिला के रेरा दिख रहा है ऑन पेपर्स। तो जिस एक कानून से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, उसकी इतनी ठंडी शुरुआत क्या निराश नहीं करती है? एब्सोल्युटली निराश करती है विपिन जी। और ये एक माना जा रहा था कि एक ये गेम चेंजर होगा रियल एस्टेट में, क्योंकि ये रियल एस्टेट अगर इंडस्ट्री देखिए एक बहुत लार्ज स्केल में जीडीपी को काफ़ी ह्यूज लेवल पे कंट्रीब्यूट करने वाला इंडस्ट्री है। और इसमें जो निवेश होता है वो मिनिमम स्केल से भी आप देखेंगे कोई ऐसा आइटम नहीं है कि ये कोई वाइट गुड्स है, तो इसमें काफ़ी हार्ड अर्न मनी लगता है। और क्योंकि इसमें इतने ओपेक डीलिंग्स थी, इस कानून से ये माना जा रहा था कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और ये ओपेकनेस हटेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यस, काफ़ी ढीलापन रहा है, काफ़ी स्लोनेस रहा है, और ख़ास करके की मार्केट्स में रहा है, विच इज़ अलार्मिंग। और मानना यह है कि अब उसके अलावा फर्दर अब जा सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन स्लोनेस काफ़ी रही है। एक्सेप्टिंग फ्यू स्टेट्स, आप बात सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र को छोड़ के या प्रॉब्ली मध्य प्रदेश को छोड़ के जो 1 मई ऑनवर्ड्स ऑन थी, बहुत कई राज्यों में नहीं थी। उत्तर प्रदेश कह लीजिए या इवन हरियाणा कह लीजिए, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, तो काफ़ी स्लोनेस रही है। गग्गर साहब, क्योंकि कानून बनना था एक ऐसा कानून जिससे लोगों को रियल एस्टेट में जिस तरह का व्यापार होता है, जिस तरह का कारोबार होता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, धोखाधड़ी भी बहुत बार हो जाती है, उससे निजात मिले। लेकिन हमने देखा कि सेंट्रल ने तो एक बढ़िया कानून बनाया, एक बढ़िया एक्ट बनाया, लेकिन क्योंकि राज्यों का विषय है इसलिए फाइनलाइज उन्हें ही करना था। लेकिन अलग अलग राज्यों ने डेफिनेशंस के साथ बदलाव करके, जो मुख्य सेंट्रल कानून था उसके साथ उसे आगे पीछे करके जो अपने यहाँ नियम बनाए हैं वो काफी डाइल्यूटेड से लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि राज्य सरकारों ने एक तो ढिलाई बरती, उसे लेट तो कर ही दिया है, लेकिन जो कानून, जो नियम भी बनाए हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने की केंद्र सरकार ने तैयार किए थे? तो क्या पूरा पर्पस बीट हो सा दिख रहा है? विपिन जी, ये तो बहुत क्लियर है कि वेरियस स्टेट्स जो हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं, एक ना एक करके। चाहे हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कुछ ना कुछ क्रिटिकल क्लॉजेस पे डाइल्यूशन हो रहा है। पेनल्टी पे डाइल्यूशन हो रहा है, कौन उसके दर्जे में आता है उस पर डाइल्यूशन हो रहा है। जैसे यूपी में है कि आप ओसी के लिए अप्लाई भी करते हैं, यूर आउट ऑफ द एक्ट, जबकि सेंट्रल एक्ट में सीसी की जरूरत है। और जमीन आसमान का डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि 80% प्रोजेक्ट्स मतलब बाहर हो जाते हैं रेरा के दर्जे से। तो क्लियरली यहाँ पे या तो डिस्कनेक्ट है, जैसे आपने पहले बोला कि लॉबीज आर एट वर्क विच इज नॉट हैपनिंग, और सेंटर ने बहुत स्ट्रगल करके एक फैंटास्टिक लॉ पास करवाया
स्टेट्स में भी इतनी स्ट्रांग मेजॉरिटी है, कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग इशू है, मेरे को समझ नहीं आ रही इतना डाइल्यूशन कर क्यों रहे हो और वेदर इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ। बिकॉज अगर सेंट्रल एक्ट से ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी है या डाइल्यूट होता है तो आपका जो है ये सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक है। एट द एंड ऑफ द डे द सेंट्रल लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर हियर एंड इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन ये जो है डाइल्यूशन मेरे हिसाब से हट जाएंगी। ये स्टेट्स ट्राई करते रहेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी, रात भर में खत्म नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली ये जो है इसका मकसद अचीव जरूर होगा। आलोक कुमार साहब, लेकिन ये बात थोड़ी निराश करती है। अगर अभी भी हमें लड़ाई लड़नी है तो फिर अब तक तो कंज्यूमर लड़ाई लड़ रहा था, रेरा से उम्मीद बंधी, फिर आगे लड़ना है तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की खासतौर पे बात करूं क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। जहां ज्यादा डेवलपमेंट है शिकायतें भी वहीं से ज्यादा होगी। तो एक तरफ तो डेवलपर लॉबी है, मान सकते हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं तो अपना दबाव, लेकिन राज्य सरकार इतना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी सारी बातें की, दुनिया जमाने की एक्शन हमने देखे, लेकिन उसी राज्य सरकार ने इसको महज 5 दिन पहले लागू कर पाए, वेबसाइट ऑन कर पाए इसकी। तो क्या माने, कथनी और करनी में सरकारों के भी अंतर है, राज्य सरकारों की बड़ी ढिलाई है। विपिन, हम लोग शायद पहले भी कुछ इस तरह के ही टॉपिक पे आपके शो में बात किया कर रहे थे और ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे तो पहले भी डाउट लग रहा था, लेकिन जब सेंटर में मैं खुद भी वेंकैया नायडू जी से मिला हुआ हूँ और मुझे उनकी मंशा, उनके काम करने का स्टाइल और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दिखाए, तो मुझे लगा कि वाकई उन्होंने एकदम से क्लियर कहा था कि एज इट इज़ यूपी गवर्नमेंट भी लॉन्च करने वाली है और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ तो दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अब सब सारे सरकारों को देख के, मैं पहले भी किसी सरकार का समर्थक नहीं रहा हूँ, कि भाई वो कहावत एकदम सही है कि चेहरे बदल जाते हैं, सरकारों के चरित्र नहीं बदलते। तो ये बात यहाँ पे वाकई देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह का स्टेटमेंट दे रही थी, मतलब चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेते हैं। हमारे पास 2 ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जिन्हें इंतजार था इस बिल के आने के बाद उनके हाथ मजबूत होंगे, इस कानून के आने के बाद इनफैक्ट उनके हाथ मजबूत होंगे, लेकिन शायद वो भी निराश है। श्वेता ही एक ऐसी कंज्यूमर हमारे साथ है जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में घर खरीदा था। सब जानते हैं कहानी क्या चल रही है इन दिनों। श्वेता, आपकी क्या तकलीफ है, क्या उम्मीदें थी आपकी रेरा से जो आपको लगता है कि अब निराशा से ही हाथ लग रही है? मेरे साथ साथ कम से कम हजारों लोगों की ऐसी तकलीफ थी कि उनका जो प्रोजेक्ट है जहाँ उन्होंने घर बुक कराया है वहाँ पे सालों से काम बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में हम लोग बहुत ही उत्सुकता से रेरा के इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एक ऐसा कानून तो आएगा जिसके बाद बिल्डर डरकर अपना काम करना शुरू करेंगे और हमें शायद 2 साल 3 साल के अंदर हमें हमारा घर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और जिस तरह से हालांकि जो केंद्र सरकार ने इसे काफी गंभीरता से इसको लागू किया, लेकिन जिस तरह से इसका मजाक बिल्डर बना रहे हैं और यूपी की सरकार बना रही है, तो उससे हमें काफी निराशा है कि हमें कुछ भी रेरा से मिलने नहीं जाने वाला है। क्योंकि अब अगर आप आम्रपाली बिल्डर की बात करते हैं तो आप आम्रपाली जो रेरा का जो साइट है वहाँ पे आप आम्रपाली के सारे प्रोजेक्ट का डिटेल देखें। उन्होंने इस तरह वहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराया है जो कि सारा उसमें डम्मी इंफॉर्मेशन है। आपको अगर कंप्लीशन डेट है उन्होंने 1900, ये कोई साल है ही नहीं। अगर आप 2018 देते 2020 देते, उन्होंने 1900 एक डेट दे दिया जो कि बिल्कुल डम्मी है। तो अगर ऐसे डम्मी इंफॉर्मेशन से ही रजिस्ट्रेशन कराना है तो फिर इस रेरा का होने का या ना होने का क्या मतलब बनता है। तो ये बिल्कुल एक बायर के साथ ऐसा लग रहा है कि रेरा का कानून लाकर एक मजाक फिर से बनाया जा रहा है। हम लोगों को काफी उम्मीदें थी कि रेरा आएगा तो हमें हमारा घर मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। नहीं, बहुत सही कह रही हैं आप, मजाक सा ही लग रहा है। वैभव साहब, अगर ये हालत है, क्योंकि मैंने यूपी रेरा की वेबसाइट तो नहीं देखी है, लेकिन जैसा बता रही हैं श्वेता कि वहां पर 1900 जैसी डमी डेट पड़ी, इसका तो मतलब है कि ना कोई ध्यान देने वाला है ना कोई देखने वाला है। एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने एक वेबसाइट शुरू कर दी है, एक इंटरिम रेगुलेटर अपॉइंट कर दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। विपिन जी, मैंने पहले भी बोला है आपके शो पे कि हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये लड़ाई अभी जारी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है। रेरा आने से लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये आपकी शुरुआत हुई है और इसको
पूरा मैच्योर होने में टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हम सब ने एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत बढ़ा ली हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा नहीं आता, बहुत ज्यादा नाराजगी होती है जिस तरह से ये खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने सब लोगों को यही बोलता हूं कि बी पेशेंट, ये आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जिस तरह का फ्रॉड बता रही हैं कि डमी नंबर वहां पे डाला गया है, अगर इसका कंप्लेंट होता है तो उसको भी इन लोगों को देखना पड़ेगा। ये चीजें हाईलाइट होंगी और धीरे धीरे करके सारी बाहर उभरेंगी, और कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे हिसाब से आज के दिन में इतना इम्यून नहीं होती है कि वो जो करना चाहें कर ले, मन मर्जी कर ले, और बहुमत जो है उनके पास आ जाएगी। यूपी वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। योगी साहब ने बहुत बार स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे, ये जो डाइल्यूशन हुआ है हम सब शॉक्ड हैं, लेकिन जिस तरह ये आगे बढ़ेगा और कंज्यूमर मूवमेंट बढ़ेंगी, इन लोगों को ये करना ही पड़ेगा, इन लोगों को ये सिस्टमाइज करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और कोर्ट्स भी आज के दिन बहुत स्ट्रांग हैं इस इशू पे। हमें लेना होगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि क्या रेरा को इंप्लीमेंट करने में जल्दबाजी दिखाई गई या समय रहते सरकारों ने काम नहीं किया, मजाक हो गया कंज्यूमर्स के साथ, और आगे अब इसका क्या होगा, ये सारी चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, और आज यहां पर चर्चा हो रही है रेरा की, एक ऐसा कानून जिससे उम्मीद थी कि ये घर खरीदारों के हाथ मजबूत करेगा। 31 जुलाई वो डेडलाइन थी जब से रेरा को लागू होना था, सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने थे, लेकिन अगस्त में भी उम्मीदें काफी धुंधली दिखाई दे रही हैं। बहरहाल एक बड़ा पैनल है जिसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं रेरा के अब तक के काम की और उसके भविष्य की। कुछ कंज्यूमर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले हमने श्वेता भारती से बात की थी, ऐसे एक कंज्यूमर हमारे साथ हैं आलोक शुक्ला जो हैदराबाद से हमारे साथ है। आलोक जी, आपकी क्या बीती है और कितनी उम्मीदें थी आपको रेरा से, जो अब आपको लगता है कि अभी तो और वक्त जाएगा? मैंने हैदराबाद के एलियंस ग्रुप में एक फ्लैट खरीदा था, जो प्रोजेक्ट करीब 2005 से स्टार्ट हुआ था प्री बुकिंग, और अभी तक वो 10% कंप्लीट भी नहीं है। हमने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट जब रेरा में आएगा तो एटलीस्ट बहुत से लोगों को फ्लैट या फिर रिफंड जो भी उन्हें सोल्यूशन चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कल न्यूज़ आई है डेक्कन क्रॉनिकल और नमस्ते तेलंगाना में, उसके हिसाब से तेलंगाना गवर्नमेंट जो 1 जनवरी 2017 के बाद से प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उनको ही रेरा के एम्बिट में लाएगी। इसके पहले के प्रोजेक्ट रेरा के एम्बिट में नहीं आएंगे उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। हम लोग इतने दिन से फाइट कर रहे थे और सोच रहे थे कि एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो तो रेरा के एम्बिट में आएंगे ही। जी वाकई दुखद है। यहाँ पर वेंकट राव साहब, जब रेरा की बात हो रही थी, रेरा आने के पहले हमने देखा कि काफी ज्यादा चर्चा हुई। जब ये लॉ पूरा फ्रेम किया गया, काफी लंबा समय इसमें लिया गया, अब राज्य सरकारों के हाथ में। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना की बात है, बंगलुरु में भी ये कर दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट 60% या तो कंप्लीट है या बिक चुके हैं वो रेरा के बाहर रहेंगे। यूपी की कहानी या एनसीआर की कहानी हमने देख ली। तो अगर इस तरीके से राज्य सरकारों को ये कानून डाइल्यूट करना ही है तो फिर इसका मतलब क्या, और क्या केंद्र ऐसा होने पे दखल नहीं दे सकता? देखिए, केंद्र ने क्लियरली एक लॉ ले डाउन किया गया है जिसमें कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ही दायरे से बाहर रखा गया है, वाइल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को डेफिनेशन पर से क्योंकि एक्ट में नहीं है, ये एक लिबर्टी ली जा रही है कि ये यह एक डाइल्यूशन के और स्टेट्स ने मौके का फायदा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, उठाने की कोशिश की गई है। वाइल हैविंग सेड दैट प्रैग्मेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एग्जेम्पशंस इस तरीके से कर दें कि कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाए। अब आप यूपी की बात करें, कर्नाटका की बात करें, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, एक्सेसिव डाइल्यूशन देखिए कहीं से भी ये टेस्ट होगा, ये बियॉन्ड एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता। और अभी जैसे श्वेता जी की बात कर रही थी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन किसी ने अपलोड कर दिया है, तो देखिए ये एक्ट लाया इसलिए गया था कि एक तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे एक नकेल कसा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि ये ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस हटे। अब जब ट्रांसपेरेंसी के जरिए अगर आप देखेंगे, अगर उसने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके पास राइट है, तो नेचुरली जो डाइल्यूशन का एफर्ट किया जा रहा है, टेस्ट ऑफ लॉ इट विल नॉट स्टैंड। एज वैभव जी भी मेंशन कर रहे थे,
होगा, डेफिनेटली ये डाइल्यूशंस को रोका जाएगा। एंड सेंटर वाज वेरी क्लियर, सेंटर कुड डू व्हाटएवर इट कुड एंड इट हैड बीन गिविंग गाइडलाइंस। बोले जा रहे हैं बार बार ना डाइल्यूट कीजिए, पीछे वेंकैया जी भी कह के हटे हैं, बट अब स्टेट्स अपनी लिबर्टी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि स्टेट्स अपने हिसाब से चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। आलोक कुमार साहब, आप रेरा को इंप्लीमेंट करने के लिए या रजिस्ट्रेशन या तमाम चीजों के लिए 3 महीने का वक्त दिया है, क्योंकि आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं, समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिलते हैं। क्या आपकी समझ से यह है कि ये जो वक्त था, हालांकि उससे पहले भी 1 साल का वक्त था क्योंकि ये रातों रात नहीं हुआ, ये वक्त इतने बड़े रिफॉर्म को लाने के लिए, सारी चीजों को ठीक करने के लिए, उसका फ्रेमवर्क या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तैयार करने के लिए कम पड़ गया, या ये माने कि ये जानबूझकर मिली भगत है और उसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं? ये तो विपिन जी वाकई मिली भगत है और उसके नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की एक्टिविटी आपको देखें तो इसे 1 मई से पहले ही सब कुछ तैयार कर लेना चाहिए था, जिस तरह से महाराष्ट्र ने किया है। रेरा पे बातें बड़ी हो रही थी और जब अब ये लागू हो गया और जिस तरह के हालात हैं, निराशा तो होती है। चलिए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि अब 60 दिन के अंदर जो शिकायत रेरा पे डलनी थी उसके सॉल्यूशन का प्रावधान है, लेकिन आज के हालात को देखते हुए क्या ऐसा हो पाएगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कंक्लूड करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहरेदार में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है रेरा की और उसके इंप्लीमेंटेशन की। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है, तो अब अंतिम चरण में है कार्यक्रम के, इसे कंक्लूड करेंगे। वैभव साहब, अब रेरा के अंदर क्लॉज है, ये इंप्लीमेंट तो हो गया है कि जो भी शिकायतें आप डालेंगे उनका निवारण 60 दिन के अंदर हो जाएगा। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की साइट पे तो एक ही दिन में इतनी शिकायतें आ गई थी कि शाम होते होते सरकार को एक फीस लगानी पड़ गई वहां पे 1000 रुपए की, ताकि शिकायतों का आना थोड़ा कम हो, जेन्युइन शिकायतें पहुंचे। चलिए, वो अलग बात है, शिकायतों का ढेर तो लगना था, लेकिन क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, तो ये जो अथॉरिटीज बनी हैं, जो रेगुलेटर बने हैं, भले अंतरिम है, 60 दिन में लोगों की समस्या सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे या अभी उस काबिल हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत कम उम्मीद है इस बारे में कि 60 दिन के अंदर ये इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये भी याद रखिए कि हमारे काफी लॉज में, इंक्लूडिंग कंज्यूमर लॉज में, है कि 6 महीने के अंदर जो है डिस्प्यूट सेटल हो जाएगी या जजमेंट आना है। ये 2 महीने का टाइम पीरियड इस जंक्चर पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और इस लेथार्जी के साथ जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो द कंप्लेंट्स हैव स्टार्टेड ट्रिकलिंग इन। आपके पास लाखों कंप्लेंट्स आएंगी और आप अगर इन लोगों को लगता है कि 2-3 लोगों के साथ बिठाने के साथ ये कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, तो हम वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर हमारे को सीरियसली इंप्लीमेंट करना है और टाइमलाइंस मीट करनी है तो 2 चीजें होनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल। अगर ये कम से कम आपको 8 से 10 से 12 लोग बैठ के कंटिन्यूसली कोड की तरह अगर ये डिसाइड करते हैं, तभी जाके आगे बढ़ पाएगी बात। वेंकट राव साहब, अगर डेवलपर्स की बात करूं, क्योंकि उनसे भी इंटरेक्शन बहुत हुआ, उनसे भी बातचीत बहुत हुई, तो वो ये कहते हैं कि आप ये कानून लेकर आए, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स इसके लिए पॉजिटिव भी मुझे दिखाई दिए, लेकिन उनकी भी एक यहां पर डिमांड है कि जहां से रेगुलेटरी अप्रूवल मिलते हैं, जहां से उनको सारे परमिशंस मिलते हैं, उस एंड पर आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस एंड पर आज भी वही लेथार्जी है, उस एंड पे आज भी तकलीफें जारी हैं। तो अगर उन लोगों को भी रेरा के एम्बिट में लाया जाए, जैसे इनके लिए डेडलाइन है, अगर उनके लिए भी डेडलाइन रखी जाए तो ये कानून वाकई में अपना पर्पस फुलफिल करेगा। क्या कहते हैं, ये जो मांग है, ये जो तर्क है, ये वाजिब है? देखिए, कुछ हद तक वाजिब है, कुछ हद तक अगर कंज्यूमर साइड देखें तो वाजिब नहीं भी है। पहली बात तो ये है कि हम जो भी ये कानून लाए, कंज्यूमर ड्रिवन लाए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर डेवलपर साइड देखें तो एक टाइम लैग रहता है, 18 महीने का तकरीबन एवरेज माना जाता है, जो अप्रूवल्स प्रोसेस से लेकर उसने अपना कैपिटल लॉक इन करने के बाद। तो ये टाइमलाइन हम कई जगह पे, काफ़ी जगहों पे चर्चा पे आई है, इवन इंडेक्स में भी देखेंगे हम, काफ़ी स्लोनेस दिखाई देती है इस जगह पे। लेकिन ओवरऑल अगर उसको साइड में रखा जाए सिर्फ और रेरा की बात की जाए, रेरा की बातों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डेवलपर्स काफ़ी वेलकम करते हैं मूव को, और कोशिश ये रहेगी कि इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए।
प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस पार्ट का एक्सक्यूज नहीं ले सकते। एक कंप्लीटेड सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स जो ऑन किक ऑफ होती हैं उसके बाद आप टाइमलाइन डिले कर दें, वो एक आपका, मेरा मानना नहीं है कि एक इमीडिएट आपका जो है एक एक्सक्यूज है। बिफोर दैट यस, क्योंकि ये रियल एस्टेट कैपिटल इंटेंसिव है, एक हमें प्रीमाइज लेके चलना पड़ेगा। डेवलपर अब ये मान के चलेगा कि पहले मुझे पैसा डालना है, 1.5 साल का अगर जेस्टेशन पीरियड है तो मेरा 1.5 साल का जेस्टेशन पीरियड है। तो उम्मीद करते हैं अगली बार जब चर्चा के लिए बैठेंगे तो शिकायतें होंगी, लेकिन इस तरीके की नहीं, और कुछ पॉजिटिव भी आता हुआ दिखाई देगा कि अब कंज्यूमर को उनका हक मिलना शुरू हो गया, और यही पहरेदार का मकसद भी है। फिलहाल आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।